attached to or forming part of the land which are agreed to be severed from sale, before sale or under the contract of sale। डेफिनेशन थोड़ी लंबी है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार मैं आपकी सिर्फ बेनिफिट के लिए पढ़ रहा हूं। एक्शनेबल क्लेम एंड मनी आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। अब मैं एक बार दोबारा गुड्स के डेफिनेशन जाता हूं। सबसे पहली बात जो हमें गुड्स में ध्यान रखने की है कि गुड्स वो होते हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी है। इससे हम आसानी समझ सकते हैं, अगर मकान की खरीद बेच हो रही है तो वो गुड्स नहीं है, तो मकान की सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में नहीं आएगी, उस पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि मकान जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। फिर कई बार सवाल उठता है, क्या गुड्स वही होते हैं, क्या सारी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है? नो, गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन सारी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। एग्जांपल, करेंसी नोट। करेंसी नोट मूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन गुड्स नहीं है, उसकी आप सेल परचेज नहीं कर सकते। भारत की करेंसी की आप सेल परचेज नहीं कर सकते, इलीगल है। लेकिन सिल्वर कॉइन, रेयर कॉइन, पुराने नोट जो अब नहीं चलते हैं, वो गुड्स है। तो मैं गुड्स की डेफिनेशन दोबारा आता हूं। सबसे पहली बात आपको और हमें याद रखना है कि गुड्स का अर्थ है मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति, और इसमें इन्होंने स्टॉक, शेयर्स, खड़ी फसल, घास और लैंड से अटैच्ड वो सामान जिसके बारे में ये मान लिया गया है कि वो भूमि से अलग कर दिए जाएंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट सेल में आते हैं। सेकंड पार्ट है गुड्स का कि कौन सी आइटम गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। ये बहुत आसान है। एक्शनेबल क्लेम एंड मनी आर नॉट इंक्लूडेड। एक्शनेबल क्लेम बच्चों वो होते हैं जैसे चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्यूज, जिनका क्लेम आप कोर्ट के द्वारा भी ले सकते हैं। और मनी, करेंसी नोट, मैंने आपको बताया ये गुड्स नहीं माने जाते हमारे सेल ऑफ गुड्स में, तो इनकी सेल परचेज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लागू नहीं होगा। तो अब हम जानना चाहेंगे कि इसमें और क्या चीज शामिल है। गुड्स में वो सभी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है, सिर्फ एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़कर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ ऐसी आइटम के नाम ले रहा हूं जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जनरल पारेंस में हम उनको ये नहीं समझते कि ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या। एग्जाम्पल, बिजनेस की गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, contract of. What is the test? The test is if the property on shifting its situation does not lose its character, the said property shall be movable and fall within the category of goods. अगर किसी प्रॉपर्टी को शिफ्ट करने पर उसका कैरेक्टर सेम रहता है, चेंज नहीं होता, तो वो मूवेबल है और वो इस डेफिनेशन ऑफ गुड्स में आती है। मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि इवन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गुड्स की डेफिनेशन हमको थोड़ा ध्यान से समझनी चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए आसान शब्दों में कि गुड्स वो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें स्टॉक और शेयर्स, खड़ी फसल, घास और भूमि से अटैच वो चीजें भी शामिल हैं जिनके बारे में सेल से पहले उनको हटाने का एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन गुड्स के अंदर चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे एक्शनेबल क्लेम और करेंसी नोट, मनी,
लीगल टेंडर, जो मनी जो क्वाइन और करेंसी नोट अभी लीगल टेंडर हैं भारत में, वो गुड्स में शामिल नहीं है। और कुछ मैंने आपको वो एग्जांपल भी दिए हैं गुड्स के अंदर जो गुड्स में माने जाते हैं, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के सेल परचेज, वाटर का खरीदना बेचना, गैस का खरीदना बेचना, ये भी सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स, ये कोई गुड्स के अलग से टाइप नहीं है, ये सिर्फ आपको इससे बताया जा रहा है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते हैं वो आप देखेंगे कि उसमें कई प्रकार के गुड्स शामिल होते हैं। मैं ये कानून डिस्कस से पहले आपको ये बात करना चाहूंगा कि जब हम बाजार जाते हैं तो जनरली कैसे खरीदारी करते हैं। नंबर 1, अगर आपको बुक्स खरीदनी है, आपने दुकानदार के पास गए, आपने बुक्स मांगी, उसने बुक्स दी आपको, आपने पेमेंट किया, बुक्स ली। ये एग्जिस्टिंग गुड्स है। जो बुक आपने मांगी वो उसके पास है, उसने आपको दे दी, ये एग्जिस्टिंग गुड्स हुआ। इसके कॉन्ट्रैक्ट में बहुत आसानी है, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस समय वो चीज अवेलेबल है, और जब आप पैसे दे देते हैं, गुड्स खरीद लेते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स इस श्रेणी में आ जाता है और आपको मिल जाते हैं। दूसरे गुड्स वो होते हैं जो फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स ऐसे हैं कि उसके पास रेडी नहीं है चीज। वो गुड्स जो आप खरीदने जा रहे हैं, मान लो आपको टेलीविजन सेट लेना है, दुकानदार के पास अभी नहीं है, वो कह रहा है कि मैं बुकिंग कर लेता हूं, आने पर दे दूंगा। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है, आप उसे बुकिंग कर सकते हैं, इसे एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। और एग्रीमेंट टू सेल का अर्थ ये होता है कि आपको फ्यूचर में वो गुड्स दिया जाएगा जब वो गुड्स आ जाएगा। तो ऐसे गुड्स एग्रीमेंट करते समय एग्जिस्ट नहीं करते। तीसरे प्रकार के गुड्स होते हैं कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स वो होते हैं जो किसी इवेंट के होने पर आएंगे। जैसे वो कहे कि जी मेरा अमेरिका से सामान आना है, मेरा बम्बई से सामान आना है, जैसे ही वो टेलीविजन सेट मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब तक वो सामान नहीं आया है तब तक आपको नहीं मिल सकता। तो ये किसी इवेंट के होने पर या नहीं होने पर एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसे गुड्स को हम कंटिंजेंट गुड्स कहते हैं। अब एक एग्जांपल मैं और लूंगा आपसे। कंटिंजेंट गुड्स मैंने आपको बताया। अब जो आपने एग्जिस्टिंग गुड्स पढ़े थे उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि आप टेलीविजन की दुकान पर गए, बहुत सारे टेलीविजन रखे, वो एक टेलीविजन आपने लेना है, जो आपने बताया वो उसे निकाल दिया, वो स्पेसिफिक गुड्स है। लेकिन उसने आपको 10 पीस दिखाए उस कैटेगरी के जो आपको चाहिए, लेकिन आपको उसमें एक ही लेना है। तो ये 10 टेलीविजन जो है ये सर्टेन गुड्स है, इसमें से आपने एक लेना है, ये स्पेसिफिक हो जाएगा। और उसने आपको बहुत सारे दिखाए, लेकिन अभी तक हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि हमें कौन सा लेना है। तो ये जो गुड्स आपको दिखाए जा रहे हैं ये अनएसर्टेन गुड्स हैं, जिसके बारे में भी कोई न स्पेसिफिक किया गया है न एसर्टेन किए गए हैं कि कौन से गुड्स हम लेंगे। जब तक आप उसमें से आइडेंटिफाई नहीं करते ये टेलीविजन मुझे लेना है या इतने टेलीविजन मुझे लेने हैं, तब तक वो अनएसर्टेन गुड्स ही कहलाएंगे। इसके बाद हम आते हैं
एग्रीमेंट टू सेल किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक सेल और दूसरा है एग्रीमेंट टू सेल। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मींस, सेल तो हमने डिस्कस कर लिया, जब आपने माल खरीदा, सेल कंप्लीट हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। लेकिन कभी कभी जो सामान आप लेना चाहते हैं, जो सामान आप लेना चाहते हैं, जो सामान आप लेना चाहते हैं वो सामान अभी एग्जिस्ट नहीं करता, या तो उसके बनने में आने में टाइम है, या उसमें कुछ कमियां हैं जो कंप्लीट करके, जैसे असेंबली होकर देना है, पैकिंग होनी है, उसमें कुछ एडिशनल आपने डिमांड की है, वो चीज लगनी है, तो आप उसी बुकिंग करा देते हैं कि आप मुझे इतने दिन में भेज देना, 10 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में। उसे कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। मैं एक बार आपके लिए बेनिफिट के लिए आपको एग्जिस्टिंग गुड्स दोबारा बता देता हूं। Goods which are physically in existence and which are in seller's ownership and possession at the time of entering the contract of sale are called existing goods. Where seller is the owner, he has the general property in them. Future goods जो अभी सेलर के पास नहीं है जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में आएंगे तो इसका नाम फ्यूचर गुड्स है। These goods may either be not in existence or to be in existence but not acquired by the seller। या तो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, या वो एग्जिस्टेंस में है लेकिन अभी सेलर ने एक्वायर नहीं किए। एग्जाम्पल, A agreed to sell to B all the milk that his cow may yield during the coming year. This is the contract of sale of future goods। A ने B से एक एग्रीमेंट किया कि उसके काऊ से, उसकी गाय से जितना भी मिल्क पूरे साल में आएगा वो उसको बेचेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स कहते हैं। कंटिंजेंट गुड्स जो किसी इवेंट के होने या नहीं होने पर अवेलेबल होगा। जो गुड्स सेलर किसी इवेंट के होने पर ही एक्वायर कर पाएगा, जैसे आपको कोई रेयर पेंटिंग खरीदनी है, ऐसे बी ने, वो उसमें कहता है कि इफ इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम द प्रेजेंट ओनर। ए कहता है कि मैं बी को वो रेयर पेंटिंग बेच पाऊंगा यदि उसके प्रेजेंट ओनर से मुझे मिल पाई। अगर ऐसा ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कंटीजेंट गुड्स कहलाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के समय गुड्स अवेलेबल नहीं है और न ही उसकी संभावना दिखाई दे रही है अभी, क्योंकि जब तक वो सेलर खुद खरीद नहीं लेता तब तक वो कंटीजेंट गुड्स कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल नीचे और दे रहा है, मैं आपका समय बचाने के लिए छोड़ रहा हूं उसको। अब मैं दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और गुड्स पे आता हूं। मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो मैं डिस्कस कर चुका आपसे, कि एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। जो भी बाजार में परचेज करते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही है, वो जिसमें आपको आपने पैसे दे दिए, सामान ले लिया, ये सेल हो गई, सेल कंप्लीट हो गई।